हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत 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 बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे के बारे में, रेलवे एनटीपीसी के बारे में, रेलवे ग्रुप डी के बारे में, और साथ साथ में जो हमारा चल रहा है टेट के लिए बैच, टेट सीटेट के लिए जो बहुत परम आवश्यक जो क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं पर्यावरण से, एनवायरमेंट से। तो आज की क्लास जो होने वाली है बहुत जबरदस्त होने वाली है। आज की क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके आगामी पेपर जैसे टेट है जो फैब में या अभी जनवरी में होने वाला है एग्जाम, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए समय नहीं खराब करते हैं, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पहला प्रश्न अपना देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या दिखाई पड़ता है। पहला आप देखोगे, ओजोन के क्षरण की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी। तो सवाल हमारा आज का पहला कह रहा है कि जो ओजोन हमारी लेयर है, ओजोन जो हमारी परत है, उसकी जो खोज है, यानी ओजोन के क्षरण की। हमारी एक लेयर है, ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, और आप देखते क्या है कि लगातार ओजोन की परत में सीएफसी गैसों के माध्यम से छिद्र होते जा रहे हैं, उसका क्षरण होता जा रहा है, वो खराब होती जा रही है। और पर्यावरण के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो आप जानते हैं कि ओजोन लेयर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कि ओजोन जो परत है वो हमें पर्यावरण से ऊपर से जो हमारे यूवी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है, और इसलिए ओजोन की परत को बचाना परम आवश्यक है। लेकिन किसी एक वैज्ञानिक ने जा करके पता लगाया कि जो ओजोन लेयर है हमारी, वो धीरे 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 प्रदूषण की वजह से और कई सारे कारणों की वजह से, मोस्टली गैसेस जैसे सीएफसी, तो इसकी वजह से उसका क्षरण हो रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है आपके आगामी पेपर में। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन के क्षरण की सर्वप्रथम खोज किसने करी थी। तो आप तुरंत लगाओगे जोसेफ फारमैन। क्या नाम लगाएंगे? जोसेफ फारमैन, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को बताया कि ओजोन की जो लेयर है, ओजोन की जो परत है, उसमें निरंतर क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, धारणीय विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी बात यह है हमारा कि पहले हम ये जान लें कि धारणीय विकास क्या होता है। ठीक, धारण का मतलब होता है किसी चीज को धारण करना, स्वीकार कर लेना, संरक्षित कर लेना। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, किस डेवलपमेंट की बात हो रही है, धारणीय विकास की। बताया जाता है ये कि ऐसा हम अपना विकास करें कि जो हमारे खनिज संसाधन हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, आने वाली पीढ़ी को, ठीक है, जो भी हमारे खनिज संसाधन हैं, उनका हम इस प्रकार से उपयोग करें कि वो हमारे उपयोग में तो आ ही जाए, प्लस इसके बाद में जो हमारी पीढ़ियां आने वाली है उनके लिए वो संसाधन बचे रहें। मतलब किसी भी चीज का इस प्रकार से उपभोग करना कि वो समूल रूप से नष्ट ना हो पाए। ऐसे विकास को, ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, धारणीय विकास। तो पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी ये प्रश्न है। पूछा जाएगा कि धारणीय विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी। तो आप आंसर बता दोगे, ब्रिटलैंड साहब ने दी। और कब दी? 1987, 1987 में ब्रिटलैंड ने बताया कि धारणीय विकास, अब जो विकास होने चाहिए धारणीय विकास। जैसे आप 12वीं पंचवर्षीय जब पढ़ते हो, ठीक है, जो प्लानिंग होती है, तो उसमें आप देखेंगे कि सतत विकास की बात की गई। सतत विकास का मतलब भी इसी से मिलता जुलता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इकोलॉजी को हिंदी में हम पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी का मतलब ये होता है पर्यावरण और जीव समुदाय। जितना भी हमारा पर्यावरण है और जीव समुदाय है, ऐसी कई सारी चीजों को मिला करके हम किसका निर्माण कर देते हैं, पारिस्थितिकी का। और बहुत ही बात ये अच्छी होने वाली है। पूछा है इन्होंने, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यानी ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, इकोलॉजी के जनक वनक हम नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ इतनी बात हो रही है कि इकोलॉजी जो शब्द है, इसको सबसे पहले प्रयोग में कौन लाए। तो उस व्यक्ति का नाम हमारा अर्नेस्ट हैकल। आप याद रखोगे, हैकल साहब, ये हमारे इकोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हुए। ऊपर के दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि पर्यावरण का जो संरक्षण हो रहा है, ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है, और दूसरा आपने देखा है धारणीय विकास। क्योंकि धारणीय विकास नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ धरती पे या इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा बचेगा नहीं कि जहां पर वो अपना जीवन सर्वाइव कर पाए। आगे आप देखोगे अगला, किसे किसानों का मित्र कहा जाता है। बिल्कुल बहुआ वाला प्रश्न है, सभी को ये रटा है, सभी को ये पता है
कि किसानों का मित्र हमेशा किसको बोलते हैं? केचुआ को। बस एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा और करनी थी, अगर केचुआ आपको विकल्प में नहीं मिलता है, एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं, आप प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि वहां पर केचुआ विकल्प में नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तब आप देखेंगे केचुआ नहीं तो तुरंत आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। अगर विकल्प में सर्प दिया है तो आप सर्प लगा देंगे, केचुआ दिया है तो केचुआ लगा देंगे, और दोनों मोस्टली हो ही नहीं सकते हैं, दोनों होगा तो ऑब्लिक करके होगा। केचुआ को हम किसानों का मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जमीन में रहते हैं और वहां की मिट्टी को कुछ अपने क्रियाकलापों से ऐसा बना देते हैं कि वो काफी ज्यादा उर्वरक हो जाती है। सर्प को हम इसलिए मानना शुरू कर दे हैं क्योंकि जब सर्प जिस खेत में होता है उसमें ऐसे तमाम कीट पतंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, सर्प उनका क्या कर लेता है? भक्षण कर लेता है। और इस वजह से सर्प को भी हम क्या कहते हैं? किसानों का मित्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? आप इसको कहीं पर लिख लीजिए, 2-3 बार टिक कर लीजिए, ये कंफर्म पेपर में आने वाला है, 100% रहेगा। ठीक है, दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी का मतलब हमने बार बार बताया, इकोलॉजी कई सारे क्षेत्रों को मिला करके जो एक ग्रुप बना लिया जाता है उसको हम पारिस्थितिकी बोलते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि उसके संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। सभी लोग रीजनिंग तर्क शक्ति का विषय होता है उसको लगाया होगा, इसको समझ लीजिए। इकोटोन कहते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे समझा देते हैं आपको, जैसे इसको भी लिख देंगे, इकोटोन को यहीं पे समझा देते हैं। एक ये हमारा रीजनिंग हो गई और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, एक हमारा ये सर्किल है और ये एक हमारा ये सर्किल है। अब इसके बीच में ये वाला जो चीज है, ये वाला जो चीज है, इस वाले बीच में जो चीज आएगी संक्रमण काल उसको बोलते हैं। तो जो दोनों के बीच में आया है, इस सर्किल में भी है, इस सर्किल में भी है, ये जो बीच में हमने कर दिए हैं ऐसे, तो ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को हम क्या बोलते हैं? इकोटोन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाएंगे। ठीक है, लिखे देते हैं इकोटोन, इकोटोन। ठीक है, इकोटोन याद रखिएगा आप लोग। आगे आप देखेंगे किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। गंगा के टाइगर का मतलब ये है, आप जानते हो गंगा इज द होली रिवर। ठीक है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो आप देखेंगे कि गंगा का टाइगर, गंगा में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, बहुत सारे जलीय जीव पाए जाते हैं, लेकिन गंगा में जो सबसे प्रमुख रूप से जो अपना स्थान रखती है ऐसे जीवधारी का नाम क्या है? डॉल्फिन है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? डॉल्फिन। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि माना जाता है संसार में सर्वाधिक, ठीक है, संसार में सर्वाधिक बुद्धिमान अगर हम जीवों की बात करें तो हमारा क्या आ जाता है? डॉल्फिन। ठीक है, मनुष्य की बात अलग है, मनुष्य की बात में हम बात करें तो डॉल्फिन। और डॉल्फिन, अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि जलीय जीवों में ऐसा कौन सा जीव है जो सर्वाधिक मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित है, यानी मानव को प्रिय है, मानव की जैसी ही एक्टिविटी करता है, तो आप बता दोगे डॉल्फिन। कई सारे वीडियोस आते हैं, एनिमेटेड वीडियो, तो आप देखेंगे उसमें तो दिखाते हैं इनका संबंध कैसे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है, आगे आप देखेंगे भारत में जैव विविधता का द्वार की उपमा किसे दी गई है? जैव विविधता का मतलब ये होता है कि वैरायटीज ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारे, जब जैव विविधता का मतलब बहुत सारे जीव एक ही खास स्थान में कई वैरायटी के दिखाई जाए, कुत्ता दिख रहा है, बिल्ली दिख रहा है, शेर दिख रहा है, भेड़ दिख रही, मुर्गी दिख रही है ना, ऐसे एक ही पार्टिकुलर स्थान पे बहुत सारे लोगों में एक ही प्रजाति में बहुत सारी प्रजातियां जहाँ पे दिखाई पड़े, या बहुत सारी अलग अलग प्रकार की भी प्रजातियां दिखाई पड़े, तो ऐसे क्षेत्र को बोलते हैं कि जैव विविधता का बहुत ज्यादा विस्तृत क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर के राज्य, भारत में आप जानते हैं पूर्वोत्तर के राज्य, आप उधर चले जाइए, सेवन सिस्टर वाले राज्य आपके अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, है ना, ऐसे राज्यों में जैव विविधता सर्वाधिक दिखाई पड़ती है। तो अगर जब आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में, तो पूर्वोत्तर के राज्य अगर नहीं दिए हैं तो उसमें अगर एक दो राज्य हैं पूर्व के जिनको सेवन सिस्टर के नाम से जानते हैं, तो आप सीधे टिक कर लीजिएगा, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पंछियों का स्वर्ग कहलाता है? हमारे देश में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, आप जानते हैं बहुत सारे उद्यान हैं जिनमें बहुत सारे बहुत प्रमुख रूप से भी जाने जाते हैं। काजीरंगा है, गिर नेशनल पार्क है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो उनमें पूछा गया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पंछियों का स्वर्ग कहलाता है। यानी आप इसे सीधा सा अनुमान लगा सकते हैं
कि हमारे जो पंछी होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, उनके रहने की अनुकूलतम दशाएं किस अभ्यारण्य, किस उद्यान में दिखाई पड़ती हैं? तो आप बता दोगे केवला देव। तुरंत आप आंसर बताएंगे केवला देव। अब सवाल आपके जहन में ये आता होगा कि केवला देव, अब जो उद्यान आपने बता दिया, ये है कहाँ पे? तो केवला देव उद्यान की बात होती है तो ये हमारा केवला देव कहाँ पे है? राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान में है। आगे देखते हैं हम लोग। साइबेरियाई सारस भारत में प्रजनन करने आते हैं। जो हमारे वहाँ कई सारे प्रवासी पंछी होते हैं, हमारे वहाँ से प्रवास करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठंडियों में गर्मी की तरफ और गर्मियों में ठंडक की तरफ, है ना। मतलब अपने आप को बेहतर करने की दशा में चले जाते हैं। और कई बार होता क्या है कि उसी पीरियड में, उसी समय में इनकी ऐसी विशेषताएं होती हैं, इनकी ऐसी दशाएं होती हैं कि प्रजनन का इनका माहौल होता है, और जाकर के वो वहां पर क्या हो जाते हैं? प्रजनन कर देते हैं। तो सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइबेरियाई सारस प्रजनन करने कहाँ आते हैं? कहाँ आने का मतलब है किस उद्यान में आते हैं भारत के? तो आप बता दोगे इसका भी आंसर केवला देव। और अभी पहले ही हमने आपको बताया है कि केवला देव कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। आगे आप देखेंगे फूलों की घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? चमोली में। चमोली कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड आप जानते हैं, देहरादून, मैसूरी, नैनीताल, है ना, और भुआली, अल्मोड़ा, कौसानी, ये सब कहाँ पड़ते हैं आपके? तो अगर कभी पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो आप बताओगे उत्तराखंड में। और आज का जो ये चैप्टर है, आज की जो ये क्लास है, ये टेट, सुपर टेट, या ऐसे कह लें कि पर्यावरण जहाँ जहाँ भी पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो आप अच्छे से इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार अपना देते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।